नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह के 8 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है। ऐसे में वाराणसी में सिर गोवर्धनपुर में सियासी जमावड़ा लगने वाला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रविदास मंदिर जाएंगे और वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में संत रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण करने वाले हैं। तो आज संत रविदास जी की जयंती है और इस मौके पर लगातार सियासी लोगों का आना जाना लगा रहेगा। वाराणसी में ये सियासी जमावड़ा लगने वाला है। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान वहां पर पहुंचेंगे रविदास मंदिर में और फिर उसके बाद प्रियंका गांधी के वहां पहुंचने का कार्यक्रम है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर वाराणसी में रविदास मंदिर की है। इस मंदिर का अपना खास महत्व है क्योंकि संत रविदास पर आस्था रखने वालों की संख्या यहां पर अच्छी खासी है। प्रियंका गांधी एक बार फिर से वाराणसी का दौरा कर संत रविदास मंदिर में जाकर माथा टेकेंगी। जिन तस्वीरों को दिखाया जा रहा है वो तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन आज ऐसी तस्वीर एक बार फिर से दिखाई देगी। तीसरी तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की, क्योंकि माना जा रहा है कि 2022 के सियासी फायदा उठाने के लिए अखिलेश यादव भी आज यहां पर पहुंच सकते हैं, उनकी जयंती में शामिल हो सकते हैं। तो रविदास जी की जयंती एक धार्मिक कार्यक्रम, लेकिन इसके साथ साथ सियासत भी खूब हो रही है। राजनीतिक दल के लोग और नेता ऐसे संतों के पास जाते रहते हैं, उनकी याद में उन्होंने जो कार्य किए, उनके जो महान कार्य हैं उनके लिए जाते रहते हैं। और लगता है उसी परंपरा की एक कड़ी है ये है कि उस दिन के उस तहत सभी नेता जा रहे हैं। दलित पॉलिटिक्स से संत रविदास का नाम नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है वो दलितों के नहीं, पूरे समाज को मार्गदर्शन करने वाले थे। कांग्रेस पार्टी कभी जात और मजहब की सियासत नहीं करती है। हम तो सब धर्मों को मानते हैं, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी तो रंगों की राजनीति करती है, जात और मजहब की सियासत करती है। प्रियंका गांधी जी संत रविदास मंदिर पहले भी गई हैं, लगातार जाती रहती हैं, मगर जो लोग जा रहे हैं उनके लिए राजनीति हो सकती है। कांग्रेस कभी जात और मजहब की सियासत नहीं करती है। श्री अखिलेश यादव जी सर्वमान्य नेता हैं, विकास पुरुष हैं, समाज में विकास की राजनीति करते हैं, समाज को आगे ले जाने की राजनीति करते हैं। वो समाज के सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। 2012 से 17 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास करके दिखाया है, उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है कि 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी। और सियासत के आरोपों के बाद अखिलेश यादव ने मिर्जापुर में सफाई दी। उन्होंने कहा कि पहले भी पॉलिटिकल पार्टियां संत रविदास की जयंती में शामिल होती रही हैं और इस बार भी शामिल हो रही हैं। इस बार सियासत इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं। रविदास जी के उनके काम, उनके सिद्धांत, उनके आदर्शों पे बहुत सारे लोग चलते हैं, बहुत सारे लोग विचार किसी दूसरे तरीके से भी देखते हैं, लेकिन लगातार हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग पहले भी जाते रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, इसलिए आप लोग भी बड़ी सावधानी से देख रहे हैं। संत रविदास जी के उनके काम, उनके सिद्धांत, उनके आदर्शों पे बहुत सारे लोग चलते हैं, बहुत सारे लोग। तो आज संत रविदास जी की जयंती है वाराणसी में, लेकिन पॉलिटिकल दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। संत रविदास मंदिर पहुंचने का कई बड़े नेताओं का कार्यक्रम है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि है तो ये एक धार्मिक कार्यक्रम, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी बहुत ज्यादा हो रही है। अखिलेश यादव को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि चूंकि चुनावी साल है, 2022 में चुनाव होने हैं, इसीलिए इस पर ज्यादा सियासी तगमा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जाते रहे हैं संत रविदास की जयंती पर, वहां पर तमाम सियासी पार्टियां और उनके नेता। लेकिन यहां पर सियासत अपने आप में बड़ी बात है। प्रियंका भी आज वहां पर पहुंच रही हैं, अखिलेश भी वहां पर पहुंच रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहला कार्यक्रम धर्मेंद्र प्रधान का ही है वहां पर जाने का।
और अब बात प्रयागराज माघ मेले में आज सुबह से ही माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व जारी है। श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। 30 से 40 लाख श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी लगाने की यहां पर संभावना जताई जा रही है। इस मौके पर श्रद्धालुओं के ऊपर फूलों की बारिश भी की जाएगी। सरकार सुबह 9 से 11 के बीच संगम क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाएगी। प्रयागराज के अलावा काशी, अयोध्या, चित्रकूट और हरिद्वार में भी लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और माघ मेले के इसी स्नान पर बातचीत करने के लिए सर्वेश प्रयागराज से, नितिन हमारे साथ मथुरा से हैं, निमेश हमारे साथ अयोध्या से और पुलकित हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं। हम सबसे पहले चलेंगे प्रयागराज ही, क्योंकि सर्वेश वहां पर मौजूद है। सर्वेश, माघी पूर्णिमा का स्नान है और अब तो ठंड भी बहुत ज्यादा नहीं रह गई है। आस्था का एक बड़ा स्नान इसे माना जाता है। किस तरह से श्रद्धालु सुबह से वहां पर पहुंच रहे हैं और माघ पूर्णिमा का स्नान वहां पर किया जा रहा है? देखिए, माघी पूर्णिमा माघ मेले का 5वां प्रमुख स्नान पर्व है और इस मौके पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के संगम में आस्था की डुबकी लगाने का क्रम जारी है और अभी तक मैं बता दूं कि लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। माघ मास की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहा जाता है और इसका सनातन धर्म में विशेष महत्व है। और आज के दिन संगम की रेती पर जो भी लोग कल्पवास करते हैं, उनका कल्पवास का व्रत और संकल्प पूरा होता है। और आज के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनकर, दान पुण्य कर, जो उनकी शक्ति होती है उसके हिसाब से ब्राह्मणों को दान करके अपने घरों को लौटते हैं। और चूंकि ये मां गंगा से विक्षोभ का समय होता है तो एक पीड़ा भी होती है कि एक माह तक वो संगम की रेती पर रहते हैं। तो क्या आज का विधान है, किस तरह से लोग यहां से जाते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे पंडित रवि शास्त्री जी से। पंडित जी, आज का दिन कितना अहम है और किस तरह से लोग आज मां गंगा से विदा लेते हैं और ये उनके लिए कष्ट का भी एक क्षण रहता है? ऐसा है कि जो माघ मास में शुक्ल पक्ष जो पूर्णिमा तिथि है, पूर्णा तिथि है, और पूर्णिमा के दिन यम नियम ध्यान धारणा का ये जो माघ मेले का स्नान का व्रत का पुण्य फल है वो पूर्ण होता है। और आज के दिन इनके जो 1 महीने का संकल्प है पूर्ण होता है। तो यहाँ तो ये होता है कि लोगों को अपने घर भी जाने का, और ये भी होता है कि हमारा जो विशिष्ट समय था, देवता लोगों का यहाँ पर जो वास होता है, पूर्व काल में ऐसी थी कि सृष्टि की जो परंपरा थी वो रुक गई थी। यहाँ प्रयाग में जब भगवान ने 10 अश्वमेध यज्ञ दशाश्वमेध घाट पर किया था, सृष्टि का जब संचार रुक गया था तो भगवान ने कहा था कि आप लोग जाइए और वर्ष में 1 महीना माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पल जल जाता, परसि अक्षय बट हर्षित गाता। आज वह समय पूर्ण हो गया है और सब लोग देव दनुज नर किन्नर इत्यादि सब। योगी सरकार आज 9 बजे से 11 बजे तक जो श्रद्धालु हैं, देवतुल्य और संत हैं देवतुल्य, उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी करा रही है। तो किस तरह का उत्साह है यहाँ पर लोगों में? ऐसा है, जो योगी सरकार जी है बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि मैंने पहले भी एकाध बार बताया था कि हमारे यहाँ जब कोई पुनीत अवसर होता है, हमारे यहाँ जब अच्छे अवसर होते थे, पुराने इतिहास में भी, प्राचीन परंपरा में, द्वापर त्रेता इत्यादि में आकाश से पुष्पवृष्टि हुआ करती थी। तो जो यक्ष और किन्नर लोग गायन करते थे उसी की परंपरा के अनुसार से, और योगी सरकार यह ऐतिहासिक परंपरा को लेकर के कार्य कर रही है। उत्साह क्या पूछना है। बिल्कुल सर्वेश, तो कहा जा सकता है एक बेहद ही खास मौका, एक बेहद ही धार्मिक महत्व आज के दिन का, इसलिए पुष्प वर्षा भी यहाँ पर लोगों के ऊपर की जाएगी। हमारे साथ नितिन भी मथुरा से जुड़े हुए हैं। मथुरा में आज माघी पूर्णिमा का स्नान हो रहा है। नितिन, आज शाही स्नान भी है, तो इसको लेकर किस तरह की तैयारी और किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में? देखिए, माघ पूर्णिमा के जो अवसर पर जो वृंदावन वैष्णव कुंभ चल रहा है उसका आज पहला शाही स्नान है। और पहला शाही स्नान होने की वजह से साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालुओं में भी इसका काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि माघ पूर्णिमा में का अपना एक अलग महत्व होता है। अगर बात शाही स्नान की करी जाए तो शाही स्नान से पहले साधु संतों के जो तीनों अनी अखाड़े हैं, 4 संप्रदाय हैं, खालसे हैं, सभी का एक पूरी यात्रा, निशान यात्रा वृंदावन में निकलेगी। और उस यात्रा के बाद साधु संत, जो वीआईपी घाट है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधुओं के लिए विशेष तौर पर बनवाया है, उस पर साधुओं का जत्था पहुंचेगा और शाही स्नान को करेगा।
शाही स्नान को लेकर अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो देर रात एसएसपी गौरव ग्रोवर ने मोटरसाइकिल से गलियों तक का निरीक्षण किया है और सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका खाका तैयार किया है ताकि जो निशान यात्रा है वो सकुशल संपन्न हो सके। घाट पर, मेला पर ड्रोन से, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है। साथ ही आज वृंदावन में शनिवार होने की वजह से श्रद्धालुओं की काफी संख्या रहती है, जिसके चलते जो यातायात प्लान है उसको भी डाइवर्ट किया गया है ताकि जाम न लगे। तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। वैष्णव का महाकुंभ चल रहा है, आज पहला शाही स्नान है, माघ पूर्णिमा का वक्त है। निमिष भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमिष, अगर अयोध्या की बात की जाए तो हमने देखा है जिस तरह से प्रयागराज से बता रहे थे या फिर मथुरा और वृंदावन में भी आज स्नान पर्व बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, श्रद्धालु भी वहां पर पहुंच रहे हैं। सरयू के घाटों पर किस तरह का नजारा? निमिष, आवाज मिल रही है आपको? लगता है निमिष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। पुलकित का रुख करना चाहेंगे। पुलकित अगर हमारे साथ है, पुलकित अगर आपको आवाज मिल रही है तो चलिए। तो लगता है पुलकित भी हमारे साथ नहीं है। प्रयागराज से हमारे साथ सर्वेश भी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, अगर आज की बात की जाए, जो बिल्कुल त्रिवेणी का संगम है उसका खास महत्व है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ कोविड काल है तो उस सुरक्षा का पालन करते हुए किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए, माघ मेले में ही व्यापक व्यवस्था की गई है। पहले ये आशंका जताई जा रही थी कि माघ मेले का आयोजन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने, साधु संतों ने राज्य सरकार से बात की और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों को, श्रद्धालुओं को यह भरोसा दिलाया कि कोविड के गाइडलाइन के प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करते हुए मेले का आयोजन किया जाएगा। और मेले का आयोजन संगम की धरती पर किया गया और 5वां यह स्नान पर्व है जो कि सफलतापूर्वक आयोजित हो रहा है। यहाँ पर कोई ऐसी हादसा नहीं हुआ। मां गंगा की यहाँ पर कृपा बनी रही कि ज्यादा कुछ लोग जरूर यहाँ पर कोविड पॉजिटिव आए, लेकिन स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रही। और ये कह सकते हैं कि अब पूरा मेला लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद ही तमाम श्रद्धालु यहाँ से अब अपने घरों को लौट जाते हैं। जो 11 मार्च का महाशिवरात्रि का स्नान पर्व पड़ता है वो औपचारिकता मात्र रह जाती है और यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। फोर्स भी धीरे धीरे कम हो जाती है। कल्पवासी अपने घरों को चले जाते हैं। साधु संत यहाँ से कुछ वाराणसी जाएंगे जो कि महाशिवरात्रि का स्नान करते हैं, जो शैव परंपरा के कल्पवासी हैं वो अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। श्रद्धालु की संख्या थोड़ा वहां पर कम हो जाती है। निमेश के पास एक बार फिर से अयोध्या चलेंगे। निमेश, अयोध्या में किस तरह से श्रद्धालु माघी पूर्णिमा का स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं? सरयू तट पर कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? जी नीलू, अगर सरयू तट की बात करें तो आज सुबह से ही यहाँ पर स्नान और दान का दौर शुरू हुआ है। यहाँ पर 2 दिन माघी पूर्णिमा मनाई गई। कल व्रत की पूर्णिमा थी, जिनको कल व्रत रहना था, उदया तिथि में ही कल जो है वो मुहूर्त में लग गया था माघी पूर्णिमा, तो उस वजह से कल व्रत रहे और आज स्नान दान किया है। बड़ी संख्या में सुबह 4 बजे से सरयू के तट पर श्रद्धालु आ रहे हैं, लगातार स्नान कर रहे हैं और मौसम का जो मिजाज है वो भी बहुत खुशनुमा है। खिली हुई धूप है, इसकी वजह से और भी लोग संख्या में आज श्रद्धालु आए हुए हैं। आसपास के जिलों की अगर बात की तो जो लोग संगम नगरी नहीं जा पाते वो अयोध्या जरूर आते हैं और यहीं पर पवित्र सरयू नदी में स्नान करते हैं और यहीं पर नागेश्वरनाथ में जलाभिषेक करते अपना पूजन अर्चन करते हैं। ऐसे में जो यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं का आने का दौर है वो लगातार बना हुआ है और अभी भी वो क्रम नीलू यहाँ पर चल रहा है, चाहे वो सरयू के घाट हो, चाहे अयोध्या के शिवालय या मंदिर हो, सब जगह श्रद्धालुओं की भीड़ है। लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। आज विष्णु भगवान की आराधना का दिन है, तो ऐसे में सत्यनारायण भगवान की पूजा जगह जगह हो रही है। लोग पूजन अर्चन के दौर चल रहा है। क्यों नहीं, क्योंकि माघ पूर्णिमा का पावन अवसर है और माघ पूर्णिमा का स्नान अपने आप में बहुत महत्व है, धार्मिक महत्व है, इसलिए पूजा पाठ, स्नान, सभी वहां पर दान, सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो इसके लिए एक और स्टेप लिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। आज खिलौनों का वर्चुअल महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के खिलौना निर्माताओं को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही। देश का पहला टॉय फेयर 27 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसमें स्थानीय कारीगरों से लेकर विदेशी खिलौना कारोबारियों को एक साथ आने का मौका मिलेगा। यहाँ पारंपरिक खिलौनों से लेकर आधुनिक खिलौना उद्योग के जनक, जानकार और जिज्ञासु तीनों होंगे। ये टॉय फेयर 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। सरकार ने इस फेयर का आयोजन किया है। एक वेबसाइट www.theindiatoyfair.in शुरू हुई।
कारीगर कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी तक देश भर से 1.27 लाख से ज्यादा आवेदन मिले। 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माताओं के खिलौने देखने और खरीदने का मौका मिलेगा। खिलौनों के इस महाकुंभ को आयोजित करने का मकसद भारत की विविधता भरे पारंपरिक और स्थानीय खिलौना उद्योग को वैश्विक मंच मुहैया कराना है। खिलौनों का वैश्विक बाजार करीब 7 लाख करोड़ का है। मेले से $400 मिलियन के व्यापार का मौका मिलेगा। नए रोजगार के अवसर और खिलौना उद्योग को मजबूती मिलेगी। खिलौनों के इस महाकुंभ के लिए सरकार को टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है। हैमलेज ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है। हैमलेज टॉय फेयर के लिए वर्चुअल बूथ तैयार करेगा। साथ ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में टॉय सर्कल लॉन्च करेगा और देश के 743 आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों को खेल खिलौने वितरित करेगा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल विजन के मद्देनजर इस टॉय फेयर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल ने टॉय फेयर वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर इन सभी ने इस महाकुंभ को भविष्य में खिलौना उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 11 बजे द इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया जाएगा। ये वर्चुअल मेला हजारों खिलौने और प्रदर्शकों एवं खिलौना उद्योग से जुड़े कई लोगों के पारंपरिक और आधुनिक खिलौनों हेतु एक विराट मंच प्रदान करेगा। बच्चों के लिए मनोरंजन ही नहीं, ज्ञानवर्धन का भी कारक सिद्ध होगा। इस आयोजन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन एवं बधाई। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। संगठन को मजबूत करने और आम जनता की राय जानने के लिए पार्टी के पदाधिकारी अब लोगों के बीच जाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ले सके और 2022 में होने वाले चुनाव का मैनिफेस्टो बना सके। कांग्रेस पार्टी ने इस अभियान की शुरुआत बहराइच से की है। देर रात कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन सलमान खुर्शीद, राष्ट्रीय महासचिव पीएल पुनिया, सचिव विवेक बंसल, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सहित कई बड़े नेता 2 दिन के दौरे पर बहराइच पहुंचे। सलमान खुर्शीद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैनिफेस्टो कमेटी का उद्देश्य है कि आम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझना और उनका हल मैनिफेस्टो में प्रदान करना। मैनिफेस्टो कमेटी बनी है। मैनिफेस्टो कमेटी को एक विशेष दायित्व सौंपा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करके आम जनता के बीच में बैठकर आम जनता की जो भावनाएं हैं, आम जनता के जो अनुभव हैं, उनको समझने का प्रयास करें।